हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। क्योंकि ये 9 क्लास का लेसन शुरू होने वाला है, स्पेशली 9 क्लास लेसन आ जाएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हम पहले से लिख दिए हैं कुछ जो इंट्रोडक्शन की बातें हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये वन शॉट है, एक शॉट में आप लोगों का पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है कि हम आप लोगों के बीच में आए, जरूरी नहीं है, हम दूर से ही यहाँ पे इसको इंडिकेट करते आप लोगों को समझाते रहे। अब आते हैं, चलो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे आते हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था क्या? बहुत सारे लोग सवाल भी पूछते हैं, इंडिया की हिस्ट्री में हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ते क्यों हैं? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ने का कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज द सोर्स ऑफ द डेमोक्रेसी फॉर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के लिए अगर डेमोक्रेसी लाने वाला कोई है तो यही फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। रेड पेन से इसको मार्क कर देते हैं हम। अब स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है? ब्लू रेड पेन का इस्तेमाल करेंगे जिससे तुम लोगों को पता चलता रहे। ये मॉर्निंग की बात है। कब के मॉर्निंग? 14 जुलाई 1789। फ्रांस का एक सिटी है पेरिस। और देखो यह क्या है, इन 17 ऑन जो 14 जुलाई 1789 इन द सिटी ऑफ पेरिस इट वाज ए स्टेट ऑफ अलार्म। खतरे की घंटी बज चुकी थी। किंग हैड कमांडेड द ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। किंग ने क्या किया था? अपनी ट्रूप्स को कमांड कर दिया था, आदेश दे दिया था कि सिटी में मूव कर जाओ। र्यूमर्स फैले हुए थे, मतलब अफवाहें फैली हुई थी क्या कि किंग हैड ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन सिटीजन। किंग ने ऑर्डर दे दिया अपने आर्मी को, जो सिटीजन सामने आएगा उसको गोलीबारी करो, उन लोगों को मार डालो। ऐसा सुन के भाई किसी के मन में भी डर हो जाएगा, फ्यूरर क्रिएट हो जाएगा। तो करीब करीब सम 7,000, तुम्हारे बुक का लाइन है एकदम, 7,000 मेन एंड वुमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल। एक टाउन हॉल है पेरिस में, वहां इकट्ठा हुए और वहां पे वो क्या डिसाइड किए? डिसाइडेड टू फॉर्म पीपल मिलिशिया। पीपल मिलिशिया बोलते हैं जन सेना, कि हम लोग अगर वो लेके आएंगे सेना तो हम लोग भी आएंगे, हम लोग भी लड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। फाइनली आता है ये लोग डिसीजन के बाद, पीपल मिलिशिया बनने के बाद ये लोग कुछ ग्रुप्स ऑफ मेन एंड वुमेन जो हो जाते हैं मूव्ड टुवर्ड्स कहाँ? ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, पेरिस के ईस्टर्न पार्ट की तरफ चलते हैं और वहां स्टॉर्म कर देते हैं फोर्ट्रेस प्रिजन बास्टाइल। और ये एमसीक्यू है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द, हम सारा कुछ देते जाएंगे। वहां का जो फोर्ट्रेस प्रिजन था बास्टाइल, उस पे वो लोग क्या करते हैं? स्टॉर्म करते हैं, हमला करते हैं, उसमें घुस जाते हैं। और किस आशा में? आशा इन लोगों को यही था कि होर्डेड एम्यूनिशन मिलेगा, मतलब हथियार मिलेंगे, गोले बारूद मिलेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे? लूट लेंगे। हमें लड़ने के लिए तो कुछ चाहिए ना, अगर किंग की सेना से लड़ना है तो लड़ने के लिए हमें होर्डेड एम्यूनिशन चाहिए। वो लोग घुस जाते हैं वहां पे और घुसने के बाद क्या करते हैं? वहां एक कमांडर था, उस बास्टाइल प्रिजन का कमांडर था। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जो ये आर्म्ड स्ट्रगल होता है, आर्म्ड स्ट्रगल में बास्टाइल प्रिजन का जो कमांडर है, कमांडर वाज किल्ड, उसको मार डाला जाता है। और दो दो मतलब हालांकि 7 प्रिजनर्स थे वो छुड़ा लिए जाते। पूरा का पूरा उन लोग जितने भी आर्म्स रिलेटेड ये आर्म्स थे, एम्यूनिशन थे, सबको वो लोग कब्जे में ले लेते हैं, अपना ऑक्यूपाई कर लेते हैं। बिल्डिंग को डेमोलिश किया जाता है। कौन सी बिल्डिंग को? बास्टाइल प्रिजन को। और डेमोलिश करने के बाद उसके जो स्टोन फ्रेगमेंट्स थे सब इंपॉर्टेंट है। स्टोन फ्रेगमेंट्स को ये दिस इज गिवन टू देम, मतलब सोल्ड टू देम हु वांटेड टू मेक इट, कीप इट एज अ सोवेनियर, यादगार के रूप में रखना चाहते थे, उन लोगों के बीच में इसको बेच दिया जाता है। तो ये तो हाल होता है। और बास्टाइल प्रिजन वाज हेटेड बाय एवरीवन। बास्टाइल का जो प्रिजन था ये सबसे ऊपर है। 14 जुलाई 79 एमसीक्यू का क्वेश्चन है। बास्टाइल प्रिजन को हेटेड बाय एवरीवन, क्योंकि ये क्या था? हेटेड इसलिए था कि ये डिस्पोटिक पावर को दिखाता था। डिस्पोटिक, अनकंट्रोल्ड, हिंदी वर्ड है इसका निरंकुश। किंग के निरंकुश पावर को दिखाता था
अनकंट्रोल्ड पावर को दिखाता था, तो इसको सबको हेट करते थे। अब इसके बाद क्या होता है कि जितने भी पीपल वहां से निकलते हैं और जो इसके बाद आने वाले दिन होते हैं उसमें पूरे के पूरे, अब यहाँ पे सिर्फ जानने की जरूरत है, आने वाले दिनों में पेरिस के पूरे सिटी में क्या होता है, राइट्स मतलब कि दंगे का माहौल है। एंड द चेन ऑफ इवेंट्स स्टार्ट होते हैं। चेन ऑफ इवेंट्स मीन्स लाइक दिस बेस्टाइल प्रिजन। चेन ऑफ इवेंट्स, बहुत सारी घटनाएं होती हैं जहां लोग जहां तहां होल्डेड एम्यूनिशन के हथियार होगा वहां पे खोज करेंगे, घुस जाते हैं, लूटते हैं। और इसका एक ही वजह था प्राइस ऑफ ब्रेड, इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ ब्रेड। और ये इसका रीजन बनता है। बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले तब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अगला टॉपिक आता है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। और जो हम लोग पिछले बातों पे आते हैं वहां पे एक खास बात आती है कि वो जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए और उस इवेंट्स का परिणाम हुआ लास्ट में एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग, उसी किंग के बारे में हम लोग यहाँ बताने जा रहे हैं। लास्ट में उसको गिलेटिन कर दिया गया, जिसको गिलेटिन करना मतलब होता है उसका एक ब्लेड रहता था खंबा में ब्लेड, इसके बारे में आगे में हम डिस्कस करेंगे। अब आता है ये 1774 की बात आती है। वो 1774 का ईयर आता है, इसका बैकग्राउंड तैयार हो रहा है। इन 1774 देखो ये एमसीक्यू है, विच ईयर लुइस 16 बिकेम द किंग। तो ये लुइस 16 बनता है किंग, ही बिकम द किंग ऑफ द फ्रांस। और ही वाज मैरिड विद द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। ये भी दोनों का दोनों एमसीक्यू है। ऑस्ट्रियन प्रिंसेस जिसका नाम था मैरी एंटोनिएट। जब when he ascended the throne he was only of 20 years, 20 वर्ष का था। और वो क्या हुआ, जब वो आया तो देखा कि पूरा का पूरा एम्प्टी ट्रेजरी, खजाना खाली था। ये क्यों हुआ था खजाना खाली? वजह था कि अमेरिका नॉट फ्रांस, फ्रांस हैड लॉन्ग वॉर और उसमें एक शामिल होता है अमेरिकन 13 कॉलोनीज को आजाद कराने में। यूएसए के बजाय हम लिख देते हैं अमेरिका के 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाने में, आजाद कराने में मदद किया था एक कॉमन एनिमी। और ये कॉमन एनिमी का नाम था ब्रिटिश। जैसे हम लोग का भी तो ब्रिटिश दुश्मन था, फ्रांस का भी दुश्मन ब्रिटिश था। और इसके अलावे भी उसका जो कोड चलता था, एक्स्ट्रावेगेंट कोड चलता था। एक्स्ट्रावेगेंट कोड क्या आता है, मतलब कि कोड शानो शौकत से चलने वाला दरबार था। और भी बहुत सारी बातें थी जिसके चलते कर्ज बढ़ा। इसके अलावा क्या बात आती है कि एक्स्ट्रावेगेंट कोड चलता था, अमेरिका के 13 कॉलोनीज को आजाद कराने में मदद किया था। और इसके लिए फ्रांस हैड टेकन द लोन ऑफ 1 बिलियन लीवर्स हो जाता है, वहां की करेंसी हो जाती है। और लेंडर्स क्या चार्ज कर रहे थे, जो कर्ज देने वाले थे वो 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे। और ये बढ़ता हुआ क्या हो गया था, ये लोन 2 बिलियन लीवर हो गया था। $2 बिलियन लीवर का हो गया था लोन। और ये लोग फोर्स कर रहे थे, ऑब्लिगेशन था। इसके अलावा भी फ्रांस को अपना यूनिवर्सिटी रनिंग गवर्नमेंट शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड यूनिवर्सिटी चलाना था। मेंटेनिंग आर्मी को मेंटेन करना था। और डेली का एक्सपेंस जो था उसको पूरा करने के लिए इसको अपने बजट में एडजस्ट करना था। तो उसके लिए एक ही तरीका था, वो था टैक्स। और टैक्स कौन करते थे बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके पहले टैक्स का जानना पड़ेगा। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कॉमनर्स।
कॉमनर्स इंपॉर्टेंट नहीं थे, इन द सेंस ऑफ टैक्स वो इंपॉर्टेंट थे। स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी क्या था कि वो फ्रांस का जो सोसाइटी था लेट 18 सेंचुरी में, थ्री स्टेट्स, स्टेट्स मीन्स क्लासेज में बटा हुआ था। वो थी थ्री क्लास थे, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड कॉमनर्स। क्लर्जी मीन्स चर्च, रिलेटेड टू चर्च। नोबिलिटी मीन्स द किंग्स फैमिली, एंड कॉमनर्स में सब आ जाते थे, फार्मर्स आ गए। तो हम लोग जब बात करते हैं कि किंग, क्लर्जी, चर्च से, नोबिलिटी, किंग्स के फैमिली से, कॉमनर्स में फार्मर्स, लेबरर्स, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, and these two states, two classes did not have any obligation, कोई obligation नहीं था, सारा obligation they had to pay the tax। तुम लोग अपने बुक में देखोगे कि क्लर्जी और नोबिलिटी को बहुत सारी सुविधाएं थी, प्रिविलेजेस मिली थी, और उसमें एक प्रिविलेज क्या था कि उन्हें टैक्स फ्री ग्रांटेड लैंड मिलता था, और वो ग्रांटेड लैंड था कि उस पर उसको कोई टैक्स देना नहीं है। सेकेंड था कि दे इम्पोज्ड टैक्सेज, वो लोग इम्पोज खुद करते थे, टैक्स लगाते थे। किस पे लगाते थे? कॉमनर्स पे लगाते थे। उसमें भी दो तरीके का टैक्स था, ये तुम्हारे बुक में डेफिनेशन है, हम सिर्फ लिख दे रहे हैं। टाइट्स जिसको बोलते हैं रिलीजियस टैक्स, और रिलीजियस टैक्स कौन लगाता था? रिलीजियस टैक्स लगाने वाला बॉडी का नाम था ये क्लर्जी, क्लर्जी वाले लगाते थे। और ये तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, इसको देख लेना। इट वॉज द 10% और 1/10 ऑफ द प्रोडक्ट, जितना भी प्रोडक्ट करेगा उसका 10% इन लोगों को टाइथ दे देना है। और एक टाइल नाम का टैक्स था, टाइल नाम का टैक्स जो था स्टेट इम्पोज करती थी, और ये बहुत तरह के टैक्स थे। इसमें ये टाइल जो था डायरेक्ट टैक्स था। Other than the direct tax, they also paid the indirect taxes. Indirect tax means on the basic necessities. बेसिक ने जो हमारे आम वस्तुएं हैं, आम गुड्स हैं, उन पे जो हम लोग रोज का यूज करने वाली चीजें हैं, उसमें नाम आता है, टोबैको आता है, सॉल्ट आता है। मिला जुला के ओवरऑल द कंडीशन ऑफ द फ्रांस वाज नॉट वेरी गुड। तो कंडीशन में फ्रांस में किसका कंडीशन बुरा था? फार्मर्स का कंडीशन बुरा था। तो ये सारी बातें आ जाती है। तब अगले टॉपिक पे आते हैं, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना। अब ये आता है स्ट्रगल टू सर्वाइव, मतलब जीने के लिए संघर्ष है। इसमें सबसे पहला आता है कि फ्रांस की आबादी, द पॉपुलेशन ऑफ द फ्रांस रोज फ्रॉम in 1715 it was 23 million in 1715 and it rose to 7 in 1789 it became 28 million। सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो फूड का डिमांड बढ़ेगा, अगर डिमांड बढ़ेगा तो ये इकोनॉमिक्स का विषय है। द सब्जेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स इज व्हेन द डिमांड इंक्रीजेस द प्राइस इंक्रीजेस, व्हेन द शॉर्टेज ऑफ द फूड देन आल्सो प्राइस इंक्रीजेस। तो प्राइस बढ़ी, प्राइसेज इंक्रीज्ड, और इसका एक ऐसा कंडीशन आ गया टैक्स बढ़ने की वजह से, और मोस्ट वर्कर्स जो थे वो एम्प्लॉयड थे, जितने भी वर्कर्स थे वो थर्ड क्लास थे, कॉमनर्स थे। वो या तो फार्मर्स थे, लैंडलेस फार्मर्स थे, लैंडलेस फार्मर थे, और या तो वो लोग क्या थे? लेबरर्स थे। महंगाई तो बढ़ रही है, बट उनका जो अर्निंग है वो कोप अप नहीं कर पा रहा है, मतलब सामना नहीं कर पा रहा है, पेस नहीं ले पा रहा है, उसके चलते। अब जब यहाँ पे कीमतें बढ़ेंगी तो उसका नतीजा क्या हो जाता है? कंडीशन आता है जिसको सब्सिस्टेंस क्राइसिस, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है इसका डेफिनेशन। इट इज द एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड वाज इंडेंजर्ड, मतलब कि जो जीवन की बेसिक आवश्यकताएं हैं वो भी पूरा नहीं हो रही हैं, और इसके चलते क्या हुआ कि गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर वाइडेड, अमीर और गरीब के बीच का ये जो अंतर है वो बढ़ गया, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। और ये समथिंग, और यही फ्रांस का ओल्ड रिजीम में होता था। और उसमें एक चीज और आएगा, एक कैरिकेचर है, एक फिगर दिया हुआ, फिगर नंबर 3, जिसके बारे में हम यहाँ पे लिखते रहे। पहले तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो फिगर है वो दिखाता है, इसका नाम है फिगर का एनोनिमस। एनोनिमस मीन्स होता है बेनाम, कोई नाम नहीं है जिसने फिगर बनाया था, एनोनिमस। और इसका नाम था फ्लाइडर एंड नॉट स्पाइडर एंड द फ्लाई। इस फिगर का नाम है स्पाइडर एंड द फ्लाई।
स्पाइडर कौन है? स्पाइडर यहाँ पे वही जो क्लर्जी और नोबिलिटी का है, जो टैक्स लेता है। और उस पे देखोगे एक जगह दिया द पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग, ग्रेन्स, फ्रूट, सैलड, द फैट लॉर्ड सिट्स देयर रेडी टू एक्सेप्ट ऑल, ही डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस इन विद अ लुक। क्या कि पुअर फेलो हर चीज लाता है, ग्रेस अनाज लाता है, फ्रूट लाता है, सैलड लाता है, मोटा लॉर्ड बैठा हुआ है कुर्सी पे और हर चीज से लेने मिलते हैं, तो दो तो देते जाओ। लेकिन वो इतना भी केयर नहीं है उसको कि वो उसको एक बार नजर उठा के देख ले, इतना घमंड है, इतना। और इसलिए नोबल मैन को यहाँ पे स्पाइडर बोला गया है और पीजेंट को फ्लाई बोला गया है। और क्या बोलता है जो फ्लाई है, मतलब कि पीजेंट, वो क्या बोलता है? मोर द डेविल गेट्स, शैतान को जितना दो, द डेविल गेट्स, जितना उसको मिलता है वो उतना ही वो चाहता है। तो ये आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने का भी जरूरत नहीं है, बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है ए ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। मतलब एक उभरते मध्यम क्लास ने क्या किया? विशेषाधिकारों, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिविलेजेज, स्पेशल फैसिलिटीज, और इसको बोलते हैं हम लोग, कलर पेन का चेंज कर दिए हैं, विशेषाधिकार, इन्हें जो खास खास अधिकार दिए थे उनका अंत करता है उभरते मिडिल क्लास। फ्रांस में, इन द फ्रांस द स्ट्रगल्स हैड ऑलवेज ऑलरेडी हैपेंड अर्लियर, बट वो लैक ऑफ मीन्स था, मीन्स लैक ऑफ मीन्स का अभाव था, प्रोग्राम का अभाव था, कोई भी प्रोग्राम नहीं था, उनके पास साधन नहीं थे, और वो लोग इलिटरेट भी हुआ करते थे, कोई भी तरीके से ढंग का भी ये रिवॉल्यूशन हुआ नहीं था। इसी बीच में आते हैं ग्रोइंग मिडिल क्लास। मिडिल क्लास कौन थे? ये एजुकेटेड थे, बिजनेसमैन थे, और इन्होंने कैसे अपना पैसा बनाया था? इन्होंने ओवरसीज ट्रेड से पैसा बनाया था, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एंड वुलन क्लोथ से अपना पैसा बनाया था। और यही लोग आते हैं जो कि आगे क्रांति की शुरुआत करते हैं। ये रिवॉल्यूशन में होता है, क्रांति आगे आएगी, हम लोग की क्रांति सिल्क एंड वुलन क्लोथ के से उन्होंने व्यापार में कहा था। और इसके अनुसार वो थर्ड स्टेट में प्रोफेशनल्स भी थे। प्रोफेशनल पहले भी हम बोले हैं कॉमनर्स में, ये प्रोफेशनल्स कौन थे? प्रोफेशनल्स थे वो लोग थे, लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, टीचर्स थे, एटसेट्रा। मतलब क्रांति जब भी आती है तो इन पढ़े लिखे लोगों से ही आती है। तो इनमें कुछ नाम भी आते हैं जो कि आगे आता चला जाएगा। और ये सारे एजुकेटेड थे और बिलीव थे कि कोई भी ग्रुप किसी भी को बर्थ पे, किसी को प्रिविलेज, किसी को जन्म के आधार पे, कि नोबल क्लास में जन्म ले लिया, क्लर्जी में जन्म ले लिया, तो क्या वो अधिकारी हो गया कि उसको सब कुछ मिल जाएगा? हर चीज का अधिकार है, वो टैक्स भी लगाएगा, उसको फ्री लैंड भी मिलेगा। तब इसमें इन लोगों ने विरोध किया। और उसी में दो तीन नाम भी आते हैं, जैसे जॉन लॉक है, जीन जैक्स रूसो है, एक जॉन लॉक आते हैं, लिखा हुआ है लॉके, बट ये जॉन लॉक है। जीन जैक्स स्पेलिंग जीन जैक्स रूसो, 1 मिनट, जॉन लॉक, जीन जैक्स, यहाँ पे इनका नाम है रूसो है, और वो ट्रीटाइजेज जैक्स रूसो। स्पेलिंग थोड़ा सा इसमें देख लेना होगा, जीन जैक्स, हाँ, जीन जैक्स रूसो ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट का दो सिद्धांत लिखे थे, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के दो ट्रीटाइज। और इसी में आगे नाम आता है, इसमें उन लोगों ने क्या कहा था, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में जीन जैक्स रूसो ने कहा था कि डिवाइन राइट्स का ऑपोजिशन किया था, डिवाइन राइट्स बाय बर्थ। किसी ने जन्म, जैसे हम बोले कि बर्थ के आधार पर किसी को स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। इसी में एक नाम आता है, ये सब दार्शनिक थे, फिलोसफर्स, मॉन्टेस्क। ये तीनों नाम आप लोग किया जाते हैं एमसीक्यू में। ये बुक का नाम पूछा जाएगा, नेम द बुक रिटन बाय जीन जैक्स रूसो, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, मींस ही अपोज द डिवाइन राइट्स। मॉन्टेस्क ने द स्पिरिट ऑफ द नेशन लिखा था, और स्पिरिट ऑफ नेशन में उसने बहुत पहले एक इमेजिनेशन की थी, परिकल्पना की थी, गवर्नमेंट का डिवीजन, पेन का कलर चेंज करते हैं, गवर्नमेंट का 3 डिवीजन उसने किया था, जो कि तुम लोग सिविक्स में पढ़ोगे,
लेजिस्लेटिव, ऐसा है कि 8 क्लास में भी तुम लोग बहुत कुछ पढ़े हो। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, मतलब एक टोटल डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक टाइप के सिस्टम की इन्होंने इमेजिनेशन की थी। और मॉडल और गवर्नमेंट इतना, 1 मिनट, इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम आगे बढ़ेंगे। इसी को कंटिन्यू करेंगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। तो वही जो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का मॉडल को इतना एक्सेप्ट किया गया, इतना पसंद किया गया कि अमेरिका, यूएसए में इसी मॉडल को अपनाया गया। वहां पे आज भी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी उसी का फ्रांस का दिन है। इसलिए कहते कि फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट है। और इंडिविजुअल राइट जो हमारे यहाँ पे भी आया है, ये कहाँ से? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव फ्रांस से ही आ रहा है। इंडिविजुअल राइट्स का बात आता है तो हम लोग यूएसए से इसका लेते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। और इन लोगों की बातों को कहाँ पे कहा जाता था? सैलून्स में, कॉफी हाउसेज में लोग आपस में डिस्कशन करते थे। फॉर दोज हु वर इलिटरेट, जो लिख पढ़ नहीं सकते थे, उनके लिए लोग चिंता ये इसका डिस्कशन किया करते थे। और डिस्कशन के बारे में आते थे, फ्रीक्वेंटली रीड अलाउड इन द ग्रुप्स फॉर बेनिफिट, पूरे जोर जोर से पढ़ा जाता था। और लुइस 16, ये आगे जो न्यूज फैला कि लुइस 16 टैक्स बढ़ा दिया है, लोगों के मन में इतना एंगर बढ़ गया। और उसी का लास्ट में अंत होता है एग्जीक्यूशन, जो कि हम बोले थे गिलेटिन, जिसके बारे में बात करेंगे। एग्जीक्यूशन ऑफ लुइस 16 और हिज वाइफ मैरी एंटोनिएट, दोनों को लास्ट में इसका एग्जीक्यूट होना पड़ा। तो ये इतना पार्ट कंप्लीट होता है। मतलब हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, कॉफी हाउसेज। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, जैसा कि हम लोग पढ़े थे, किंग लुइस 16 बना था, वहां का किंग बना था और वो टैक्स बढ़ा रहा था। रीजंस भी तुम लोग पढ़े हो कि टैक्स जो 10% टू 1 बिलियन लीवर से 2 बिलियन लीवर, जो कर्ज बढ़ता हुआ 2 बिलियन लीवर हो गया था। अगर वहां नहीं लिखे होंगे तो यहाँ पे भी है। और इसको पूरा करे तो कैसे करे, कैसे चुकाए? तो टैक्स बढ़ा दिया था टैक्स का। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कि 75 में 1789, लेकिन उसके भी पहले आते हैं, इसको ओल्ड रिजीम बोला जाता था। और यहाँ पे एक स्टेट जनरल नाम का पॉलिटिकल बॉडी होता था, स्टेट जनरल था पॉलिटिकल बॉडी। और इसमें तीनों क्लास, क्लर्जी, C4 क्लर्जी, N4 नोबिलिटी और C4 कॉमनर्स, तीनों अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजा करते थे। और ये ओल्ड रिजिम में किंग हैड ओनली वन पावर, टैक्स ही कुड नॉट इम्प्रूव हिमसेल्फ, खुद से बढ़ा नहीं सकता था। इसको बढ़ाने का पावर इस स्टेट जनरल के पास था। टैक्स ही, इफ द टैक्स वाज टू बी इंक्रीज्ड, इट वाज द अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस स्टेट जनरल, जिसको रेड पेन से हम कर देते हैं। और ये स्टेट जनरल का काम था कि टैक्स को आपस में बढ़ाना, उसका भी एक प्रोसेस आता है। लेकिन पहले किंग हैड ओनली वन पावर, किंग के पास पावर था कि कुड ओनली कॉल द मीटिंग, सिर्फ मीटिंग बुला सकता था, इतना ही उसका पावर था। लास्ट मीटिंग इस ओल्ड रिजिम के पहले 1614 में हुई थी। अब इसके बाद हम लोग का अगला ये आ जाता है कि 5 मई को किंग बुलाया, 5 मई 1789 को किंग बुलाता है मीटिंग। और तीनों हाउसेज, तीनों स्टेट्स आते हैं, क्लर्जी भी आते हैं, नोबिलिटी भी आते हैं। और क्या था इस सिस्टम में, क्या था कि क्लर्जी के 300 मेंबर्स थे, सीएल लिख देते हैं क्लर्जी के लिए। नोबिलिटी के एनओ लिख देते हैं, इसके 300 मेंबर्स थे। और जो कॉमनर्स थे उनके 600 मेंबर्स थे। कंडीशन क्या था, कितनी बुरी स्थिति थी, हम यहाँ पे आ जाते हैं। अगर यहाँ पे एक सीट कुर्सी लगा हुआ है, यहाँ पे एक कुछ कुर्सियां यहाँ पे लगी हुई है, क्लर्जी और नोबिलिटी एक दूसरे को फेस करते हुए बैठे हुए हैं और कॉमनर्स हाथ बांध करके ऐसे खड़े हैं। दे आर स्टैंडिंग, नॉट इवन दे आर अलाउड टू सीट। और वोटिंग का सिस्टम क्या था कि पूरे 301 पर्सन वन वोट नहीं था, 1 पर्सन 1 वोट, इसी का तो डिमांड कर रहे थे कॉमनर्स। दिस वाज नॉट देयर, रेड पेन से कर देते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये डेट बच्चों तुम लोगों को याद रखना है, विच डेट, MCQ आ जाता है। लास्ट में क्वेश्चन आंसर दे देंगे तो बुक पे भी बता देंगे कि तुम लोग कहाँ से क्वेश्चन लिख देना है। जितना हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं तो तुम लोग क्वेश्चन आंसर लिख नहीं पाओगे।
अब सिस्टम क्या था, क्लर्जी का इसका होता था 1 वोट, नॉट विद द ब्लू पेन रेड पेन, इसका 1 वोट होता था, इस सिस्टम में इसका भी 1 वोट होता था और इसका भी 1 वोट होता था। तो भाई ये तो बड़ा बुरा कंडीशन है, बहुत बुरा कंडीशन है। ये दोनों तो लाइक माइंडेड है, जब भी होगा तो खुद के भले के लिए काम करेंगे। भाई टैक्स तो इसको आना है, इससे टैक्स लेना है, तो क्यों ना हम लोग आपस में मिलजुल के। तो ये लोग क्या करते थे, 1+1 मीन्स 2, मोर देन 1 इसके 1 से अधिक हो जाते थे। और कोई भी, तुम लोग डेमोक्रेसी में पढ़े हो और लेजिस्लेटिव में पढ़े हो, कैसे कोई भी लॉ को पास कराया जाता है मेजोरिटी से, दोनों हाउसेज में, लोकसभा राज्यसभा में, कि लोकसभा का मेजोरिटी मेंबर्स उसको पास कर देंगे तो वो पास हो जाएगा। तो यहाँ पे यही हुआ। लेकिन क्या हुआ था, जो कॉमनर्स आए थे 600, वो अपने साथ डिमांड लेके आए थे कि 1 पर्सन 1 वोट का ये लोग डिमांड करते हुए आए थे। और वो लोग जो सारे मेल फीमेल जो और बच्चे थे, उन लोगों को बाहर अंदर घुसने की परमिशन भी नहीं थी, अनुमति भी नहीं थी। और ये अपने साथ 40,000 ग्रीवांस लेटर लेके आए थे। साथ में साथ इनका 1 पर्सन 1 वोट का था। When these two classes did not hear them, जब ये लोग नहीं सुने तो यहाँ से ये लोग वॉकआउट कर जाते हैं। वॉकआउट, निकल जाना, विरोध करते हुए निकल जाना। क्रिकेट में भी चलता है, वॉकआउट चलता है। हम लोग इस गेम को नहीं खोलेंगे, दिस इज द अनफेयर गेम, तो ये लोग निकल जाते थे। ये लोग निकल गए, और निकल के कहाँ गए, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, इसी आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जो ये निकलते हैं, ये लोग गुस्से में निकलते हैं, दे आर एंगर्ड एंड दे वॉकड अवे फ्रॉम देयर एंड दे वेंट ऑन 20 जून, दे असेंबल्ड एट ए प्लेस। और वो क्या था, इंडोर टेनिस कोर्ट, इंडोर टेनिस कोर्ट ऑफ वर्साई, लिखा जाता है वर्सिले, लेकिन इसको पढ़ते हैं वर्साई। और they had taken, they took the oath that we will not disperse from here till we don't draft the constitution। हम लोग जब तक यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर देंगे, तब तक यहाँ से बिखरेंगे नहीं। और इसके बाद इन लोग को लीड करने वाले, और ये लोग ये भी चाहते थे, कट लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क, किंग का पावर, किंग लिख देते हैं, नॉट मोनार्क। कौन मोनार्क बोलो किंग बोलो सेम है। तो लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। अब यहाँ से 2 पर्सन आते हैं, एक का नाम था मीरा व्यू और एक थे मीरा व्यू। ये नोबल फैमिली से थे, दूसरे नाम को भी हम लिखेंगे, नोबल फैमिली से थे। और उनका एक जर्नल होता है, लीक होता है 15 डेज के डिफरेंस पे। और वो पावरफुल स्पीचेस दिया करते थे अगेंस्ट द मोनार्की सिस्टम। इसी में दूसरा नाम आता है एबिसियस, थोड़ा स्पेलिंग रॉन्ग हो सकता है, थोड़ा देख लेना होगा। एबिसियस हमको भी थोड़ा यहाँ पे SIEYEES, हाँ SIEYEES। और वो एक प्रीस्ट थे, प्रीस्ट फैमिली तो छोड़ो, ये प्रीस्ट थे। और ये एक निकाला करते थे पैम्पलेट, इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट था। हम लोग देखते हैं बहुत सारे पैम्पलेट छपते हैं, और उनका ये सवाल था, व्हाट इज थर्ड स्टेट। ये थर्ड स्टेट क्या होता है जी, तुम लोग क्यों थर्ड स्टेट बना के रखे हो, इनका यही सवाल था। तो ये लोग तो यहाँ पे इकट्ठा हो गए, कलेक्ट हो गए। अब यहाँ आता है कि जब नेशनल असेंबली तो बिजी था इन ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्ट ऑफ द कंडीशन ऑफ पेरिस और द फ्रांस वाज इन टर्मोइल, टर्मोइल मींस इनस्टेबिलिटी, मींस अस्थिरता की स्थिति। हियर एंड देयर चेन्स ऑफ इवेंट्स आर अकरिंग, ए बैड मींस कोल्ड, सीवियर विंटर हो गया। अगर सीवियर विंटर हो गया तो हार्वेस्ट कम हो जाएगा, प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज हो जाएगा। और प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज करेगा, प्राइस ऑफ ब्रेड। Long hours females were waiting beside the door of the shops, and later on when their patience was disturbed, patience अगर उन लोग का पूरा खत्म हो गया, धैर्य खत्म हो गया, they stormed into the shops and looted, hoarded the grains, bread को लूट लिया करती थी। और ये चेन ऑफ इवेंट होता रहा। और ये लास्ट तो आता है 14 जुलाई को, क्या होता है, बेस्टाइल प्रिजन पे हमला होता है, कमांडर को मार दिया जाता है, जो कि पहले ही हम बोल चुके हैं, इसके आगे भी घटनाएं होती हैं।
और इसी बीच क्या होता है कि लोगों को सुनने में आता है कि जो मैनोर हुआ करते थे, जिनका बड़ा बड़ा हाउस हुआ करता था, मतलब लॉर्ड्स हुआ करते थे, लैंडलॉर्ड्स हुए थे, तो वो लोग दे हैड हायर्ड द बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स, मतलब कि सेना का दस्ता को बुलाए हैं टू अटैक, जो शुरुआत में हुआ था कि ओपन फायर ऑन द पीजेंट्स। और ये लोग इसके लिए तब ओपन इन द फियर, इन द टेरर, पीपल स्टार्टेड डूइंग द रिवोल्ट। और उसमें क्या हुआ, पिच फोर्क ले लिए, हो ले लिए, हो गया कुदाल, हो गया पिच फोर्क, ये फावड़ा, ये सब लेकर के ये लोग किंग के ये मैनोर के इस पे टूट पड़े। और वहां पे मैनोर का वो जो हाउस हुआ करता था उसको चैट्यू बोला जाता था, house or the area belonging to the landlord. Manor definition is also given. Manor is means the जहाँ पे मालिकाना हक है, कैसल और स्टेटली रेसिडेंट था, मतलब उसका जो महल हुआ करता था उसको मैनोर, और चैट्यू उसका पूरा का पूरा एरिया हुआ करता था जहाँ पे स्टेट का, जिसमें लॉर्ड का लैंड भी होता था, उसका मैनोर भी हुआ करता था, चैट्यू था। इस पे हमला कर दिए, वहां पे होडेड मतलब ग्रेन्स जो था, होडेड मतलब कालाबाजारी करके जमा बंद करके उसको रखा हुआ है, होर्डेड ग्रेन्स को लूट लिए। और वहां जो किंग के पास, जो किंग लोगों पे टैक्स लगाता था, उसका डॉक्यूमेंट्स को पूरा का पूरा वो बंद कर दिए। और इस तरह की घटनाएं होती रही। और इसके आगे क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स बर्न। लुइस 16 लास्टली कंपेल्स होता है, मतलब डर के उसको क्या करता है, ये जो नेशनल असेंबली बनाए थे वो लोग, मे बी वो हम लिखना छूट गया होगा, नेशनल असेंबली बनाए थे, पहले स्टेट जनरल था, जो लोग असेंबल हुए थे इंडोर टेनिस कोर्ट में, इंडोर टेनिस कोर्ट, जो ओथ लेने के लिए रुके थे, तो वहां पे इन्होंने नेशनल असेंबली बनाया था, उसको रीनेम कर दिया गया था। क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट वाज द स्टेट जनरल रीनेम्ड, तो नेशनल असेंबली, और ये स्टेट जनरल रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। और ये नेशनल असेंबली ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे, जैसा कि पहले भी वहां बताया हुआ था। और ये लोग लास्टली किंग वाज कंपेल्ड, किंग मजबूर हो जाता है, और मजबूर होकर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है नेशनल असेंबली को और उसके प्रिंसिपल को। और 4 अगस्त 1789 को क्या होता है, ये डेट भी लिख दे रहे हैं, दिस इज द डेट, एमसीक्यू क्वेश्चन। 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली एक डिक्री पास करती है। डिक्री क्या पास करती है, जितना भी फ्यूडल प्रिविलेजेज को फिनिश किया जाएगा, फ्यूडल प्रिविलेजेज का अंत किया जाएगा, मतलब जो क्या नोबेलमैन और इसके पास जो फ्यूडल जमीन थी, और ये क्या किया जाएगा, सबकी संपत्ति को सीज किया जाएगा, ऑब्लिगेशन। और क्लर्जी को फोर्स किया गया और नोबिलिटी को फोर्स किया गया कि आप लोग अपना, आपकी संपत्ति सीज की जाएगी। और क्या टाइथ का सिस्टम को हटा दिया गया, टाइथ एंड टाइल वेयर एबोलिस्ट हो गया। और सोचो कि इसका क्या नतीजा हुआ कि इन लोगों की जो संपत्ति डिक्री के बाद छीनी गई, सीज की गई, उससे नेशनल असेंबली को कितनी आमदनी हुई, 2 बिलियन लीवर की, जो कि फ्रांस का कर्ज चुकाने के लिए काफी था। तो ये हमारा हो जाता है कि रिवॉल्यूशन, द एज ऑफ द रिवॉल्यूशन था यहाँ पे। अब यहाँ पे आते हैं, इसके बाद एक अगला टॉपिक आता है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। टॉपिक आता है फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है, किंग इज देयर, दो द किंग इज देयर, मतलब किंग है हालांकि, लेकिन ही इज आल्सो वर्किंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या होता है, नेशनल असेंबली, हम पूरा नहीं लिख रहे, NASSS ने ड्राफ्ट कर लिया 1791 को, दे हैड ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका एक ही उद्देश्य था, लिमिट द पावर, लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क, मोनार्क का पावर को लिमिट कर देना है, मींस एक हैंड से, वन हैंड से पावर ट्रांसफर हो जाएगा, और वन हैंड से नॉन, नेशनल असेंबली खुद तो इलेक्टेड बॉडी थी नहीं, कुछ लोग गिने चुने मिडिल क्लास वाले बनाए थे, तो इन लोगों ने 3 बॉडी में पावर को डिवाइड कर दिया, वही जो पहले भी लिखे थे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। जुडिशियरी में डिवीजन हो गया।
अब यहाँ पे एक बात और भी आता है, इसने बनाया था चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मेन। चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मेन मतलब कि सिर्फ मेन के लिए, फीमेल के लिए कुछ भी नहीं। और इसमें दो आते हैं, एक एक्टिव सिटीजन तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, एक्सप्लेन हम कर दे रहे हैं, एक्टिव सिटीजन और एक पैसिव सिटीजन। कौन थे ये एक्टिव सिटीजन? द मेल ओवर द एज ऑफ 25 years who could pay the wages equals to the 3 days of laborers wage। मतलब जितना एक लेबरर 3 डेज में कमाता है उसके बराबर उसको जो टैक्स दे सकता है, जो 25 ईयर से फ्रांसीसी हो उसको वोट देने का आदर है। मतलब कि इसको क्या बोलेंगे कि प्रॉपर्टीड मैन को, जिसके पास प्रॉपर्टीड है, प्रॉपर्टीड मैन है वही देगा। एंड रेस्ट एवरीवन द फीमेल्स अंडर 25 years एंड हु कुड नॉट पे द वेजेस, ये पैसिव हो जाता है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तुम लोग बुक से उसका देख लेना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। ये डेफिनेशन भी हो गया। हाँ, एक खास बात थी कि हर कोई को उसमें फिर वोटिंग राइट भी नहीं मिला था। उसमें से चुने गए थे जो नेशनल असेंबली में कितने मेंबर थे, ये भी ध्यान रखने का बात है कि नेशनल असेंबली में 1 मिनट, इसको स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, आगे हम बढ़ते हैं। चलो अगला टॉपिक आता है, फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। मतलब फ्रांस मोनार्की का अंत करता है और एक रिपब्लिक हो जाता है। लाइन तुम्हारे बुक में क्या लिखा हुआ है कि इन द फॉलोइंग ईयर्स दैट कंडीशंस बिकम वर्स, कंडीशन बहुत वर्स हो गया। एंड ऑल्दो लुइस 16 हैड साइंड द ट्रीटी विद द साइंड, क्या था ट्रीटी साइन किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का ही हैड साइन, बट ही हैड द secret signed after that. Then comes the, he had the secret, he had entered into the secret negotiations with the king of Prussia, रसिया भी बोलते हैं, since 1789 के समर से वो प्लान कर रहा था कि वी विल डू एन इंसरेक्शन, में से हम लोग हमला करेंगे नेशनल असेंबली पे, फिर से वापस ले आएंगे। बिफोर दिस कुड हैपन, अगर ऐसा हो उसके पहले अप्रैल 1792 आता है, नेशनल असेंबली क्या करता है, प्रोक्लेम कर देता है। प्रोक्लेम मीन्स अनाउंस्ड, नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड मीन्स अनाउंस्ड वॉर। वॉर अगेंस्ट होम, किसके अगेंस्ट, प्रसिया एंड रसिया के अगेंस्ट में वॉर घोषित कर दिया। हम मेन पॉइंट लिखते जा रहे हैं और ये रेड पेन से कर दे रहे हैं। यहाँ तो ये ऑस्ट्रिया हो गया, ऑस्ट्रिया अच्छे से लिख दे रहे हैं। अप्रैल ना, ये एमसीक्यू आ जाता है तुम लोग का। तब ये क्या होता है कि इसके पक्ष में थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स में स्वयंसेवक, जो जैसे हमारे देश में क्या हुआ, लोग आजादी की लड़ाई में खुद से हिस्सा लिए, वो वॉलंटियर्स थे। हम बार बार ऐसे नहीं आएंगे सामने। हाँ, ऑस्ट्रिया, और ये क्या हुआ, वॉलंटियर्स थ्रॉन्ग्ड, लाइन है तुम लोग का, थ्रॉन्ग, सब कोई टूट पड़े। और उसमें एक ये सॉन्ग गाते हुए निकलते थे, ये रॉजर डी लाइल, एक पोएम था, पोएट था जिसका नाम था रॉजर डी लाइल। उसने एक सॉन्ग लिखा था जिसका नाम था मार्सिले। ये लोग पेरिस के गलियों से, दे वेर पासिंग फ्रॉम द
gullies of the Paris and singing the song Marseillaise, not D, Marseillaise, and now it is the national anthem. This is national anthem. पूछा जाएगा, it is also an MCQ कि what is the national anthem of France? फ्रांस का वो, उसके बाद नेशनल एंथम हो गया। तब आते हैं और रिवोल्यूशनरी वॉर का क्या एंड, जो ये पूरा रिवोल्यूशनरी वॉर हुआ इसके अगेंस्ट में लड़े, तो ये क्या लाया, क्राइसिस लाया। रिवोल्यूशनरी वॉर इकोनॉमिक क्राइसिस लाया। मेन वर बिजी इन द फ्रंट्स टू फाइट विद द फोर्सेज ऑफ द ऑस्ट्रिया एंड रशिया, प्रूसिया। लेकिन क्या होता था, फीमेल क्या करते थे, अब कमाने का तो जरिया हो गया फीमेल को, तो फीमेल वो सारी काम करती थी। और फीमेल क्या क्या करती थी उसमें काम, जो आगे भी आएगा, जो काम करती थी, सी मिस्ट्रेसेस थे, लॉन्ड्रेसेस थे। सी मिस्ट्रेसेस जो आयरन करने वाली, प्रेस करने वाली, लॉन्ड्रेसेस कपड़े धोने वाली, मेड ऑफ द होम मेड, मतलब दे वर वर्किंग एज द मेड, नौकरानियों काम करती थी। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, लोग कुछ क्लब्स को ज्वाइन कर लिए और लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन क्या था, लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन वर थिंकिंग टू कंटिन्यू द वॉर को कंटिन्यू करना चाहिए था 79, बिकॉज सो फार द टोटल राइट्स वर नॉट ऑब्टेन्ड एज यस्टरडे। जो था वहां पे बहुत सारे राइट्स मिले थे, लेकिन चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मेन वाज ओनली थिंकिंग अबाउट द मेन, और वो भी मेन कौन, प्रॉपर्टीड मैन। तो प्रॉपर्टीड मैन के फेवर में था, फीमेल को तो वोटिंग का राइट मिला ही नहीं था। तो ये रिवोल्यूशनरी वार को तो ये लोग जैकोबिन क्लब चलाए, जैकोबिन क्लब को चलाए। और जैकोबिन क्लब क्या होता है, जैकोबिन क्लब वॉज एक सेंट जैकोबिन थे, सेंट जैकोबिन के नाम पे ये क्लब बना था। और बहुत सारे जैकोबिन क्लब बने थे, उसमें से एक मेन जैकोबिन क्लब था। और ये जैकोबिन का वहां था, ये इट इज रन बाय द, तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है कि कॉन्वेंट हो जाता है जिसमें ये जैकोबिन क्लब चलते थे। और कॉन्वेंट एक बिल्डिंग होता है जहाँ पे कम्युनिटी डिवोटेड रिलीजियस वर्क के लिए डिवोटेड होते हैं। अब यहाँ पे जैकोबिन का हेड कौन था, उस व्यक्ति का नाम था, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, रॉबेस्पियर। टोटल नेम आई हैव नॉट रिटेन, पूरा नहीं लिखे हैं। इसका नाम था मैक्सिमिलियन, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। मतलब समझ लो इन्होंने मूवमेंट चलाया था। और ये इसमें विमेन भी टू एक्टिव पार्ट थी। हम लोग आगे जाके सेक्शन ये 4 में पढ़ेंगे, विमेन का भी मूवमेंट था, जिसमें एक नाम आता है ओलंपी डी गॉग। मैक्सिमिलियन रॉबर के इसके ये थे। और सारे जो लोग थे इसमें, ये लोग कैसे कैसे, इस पार्ट को तुम लोग क्या करो, अच्छा ये एमसीक्यू है, पहले तो इस एमसीक्यू लिख देते हैं। हेड ऑफ द जैकोबिन्स, आई एम राइटिंग ओनली हेड, हेड ऑफ द जैकोबिन्स इज द मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। ये तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है कि जैकोबिन क्लब के मेंबर कौन थे। जैकोबिन क्लब के जो भी मेंबर थे वो लेस प्रॉस्परस सेक्शन, मतलब जो गरीब समझ लो, लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे। इसमें कौन आए, देखो यहाँ कौन कौन थे, ये लेस प्रॉस्परस सेक्शन से थे। और ये लोग रिलेटेड कौन कौन थे, ये लोग स्मॉल शॉपकीपर्स थे, आर्टिजन्स थे, सच एज द आ जाते हैं शू मेकर्स है, पेस्ट्री बनाने वाले जो कुक हुआ करते थे। और उसके बाद वॉच मेकर्स है, घड़ी बनाने वाले, घड़ी साज बोलते हैं, प्रिंटर्स थे, एज वेल एज द सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स है। और उसमें जैसे लार्ज सेक्शन क्या डिसाइड किया कि वो लॉन्ग स्ट्राइप, तुम्हारे बुक में फिगर दिया हुआ है, जो एक लॉन्ग स्ट्राइप वो लोग पहनते थे, ट्राउजर, हम लोग हिंदी में उसको पजामा बोलते हैं। तो ये लॉन्ग स्ट्राइप पहनते थे। और ये अपने आप को संस्कुलोटी का मतलब भी बताएंगे। और ये अपने आप को किससे अलग करते थे, ये लॉन्ग स्ट्राइप क्लोथ हम लिख दे रहे हैं, लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स। इसके अलावा ये लोग रेड कैप पहनते थे, तुम्हारे बुक में आएगा रेड कैप, एक पूरा का पूरा पेज बना हुआ है। रेड कैप समझ लो कि गुलामी के बंधन से मुक्ति का प्रतीक है, मीन्स स्लेवरी से लिबर्टी का प्रूफ है। और ये लोग अपने आप को उन स्किन से अलग करते थे जो रिच सेक्शन थे, जो लोग नी ब्रीचेज पहनते थे। सारा यहाँ पे आ रहा है नी ब्रीचेज, मतलब एक तरह का कपड़ा था जो कि नी तक यहाँ पे पहना जाता था।
ये क्यों ऐसा पहनते थे? इन लोग को अपने आप को इन लोगों से अलग दिखाने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए। और ये जो लॉन्ग स्ट्राइप क्लॉथ है, ये किसका इमिटेशन किए थे, नकल किए थे? डॉक वर्कर्स थे। डॉक वर्कर्स जो लोग जहाँ शिप लोड और अनलोड होता है, मतलब हिंदी में इसको बंदरगाह बोलते हैं, जहाँ से शिप सी के किनारे से निकलती है और शिप वहां से वहां पे लोडिंग होता है, अनलोडिंग होता है। और ये अपने आप को क्या बोलते थे ये लोग? सैंस कुलोटी। अभी हम कुछ कुछ पार्ट को करेंगे जो कि एमसीक्यू है। सैंस कुलोटी का मतलब होता है विदाउट न्यू ब्रीचेस। अपने आप को दिखाने के लिए कि हम लोग अमीर सेक्शन से अलग हैं, नी ब्रीचेस के बिना ये ऐसे कपड़े पहने थे। तो देखो यहाँ पे मूवमेंट का एक सिंबल आ जाता है, क्लोथ। लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स आ जाते हैं, रेड कैप आ जाते हैं, जो अपने आप को सैंस कुलोटी बोलते हैं। तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, तब हम आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा छोटा था, दोज विदाउट नीच ब्रीचेस, ये हो गया पार्ट। तब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, रब करते हैं। तब आता है समर 1917-92 का समर। हाँ, पिछला हम तो उसको रिमूव कर दिए। सैंस कुलोटीज एमसीक्यू होगा, और जो भी समर का था 1792 में शुरुआत हुआ था। समर 1992 में दे प्लान्ड एन इंसरेक्शन। इंसरेक्शन में होता है एक तरीके का हमला। किस पे? जो फूड प्राइसेस इंक्रीज कर रहे थे, ब्रेड के प्राइसेस इंक्रीज कर रहे थे, और किसके अगेंस्ट? द लार्ज नंबर ऑफ पेरिशियंस जो एंगर्ड थे शॉर्ट सप्लाई। शॉर्ट सप्लाई ऑफ ब्रेड का सप्लाई कम हो गया था, लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही थी। और अगस्त के मॉर्निंग में, 10 अगस्त के मॉर्निंग में ये लोग क्या करते हैं? एक ट्यूलेरीज है, ट्यूलेरीज के रेड पेन से इसको मार्क कर देते हैं कि एमसीक्यू। ट्यूलेरीज के पैलेस महल पे हमला करते हैं। जितने गार्ड होते हैं सारे देवा दे आर किल्ड, उन लोगों को मार डाला जाता है। किंग को होस्टेज बनाया जाता है, रेड पेन से लिख दे रहे हैं। किंग वाज टेकन केप्ट एज हॉस्टेज, मतलब बंधक। हिंदी वर्ड भी लिख दे रहे हैं, इसका मतलब होता है बंधक, मतलब उसको पकड़ के बांध करके रख ली, बांध करके नहीं तो हाउस अरेस्ट करके रख दिए। और इसका नतीजा क्या होता है? सेवरल आवर्स तक ये इसको बंधक बना के रखा जाता है। और लास्ट में रॉयल फैमिली के अगेंस्ट में नेशनल असेंबली वोटिंग करती है, इलेक्शन हेल्ड होते हैं, मतलब कई घंटों तक इन्हें बंद रखा जाता है। नेशनल असेंबली इसके अगेंस्ट में रॉयल फैमिली के अगेंस्ट में वोटिंग होता है। और अब से 21 ईयर्स से एबव जितने भी मैन है, अभी भी मैन आ रहा है, सबको वोटिंग राइट मिल जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉपर्टी। यहां तक प्रॉपर्टी की बात आती है कि प्रॉपर्टी का से कोई लेना देना नहीं है। जो भी 21 ईयर्स का मेल होगा उसको जरूर से जरूर वोटिंग राइट मिलेगा। और इसका नतीजा क्या होता है? न्यू अब यहाँ एक और एमसीक्यू आता है, ये तो हो गया यहाँ पे। और जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली था, अब असेंबली का क्या हुआ? वोटिंग हुआ। अब नेशनल असेंबली यहाँ पे एक कन्वेंशन बन गया, इस असेंबली का नाम हो गया कन्वेंशन। अब कौन इसका हेड था? हेड तो था मैक्सिमिलियन रॉबespierre था। और ये 1792 में ये लोग क्या किए? 21 सितंबर 1792 रहता है, 21 सितंबर 1792। इस दिन को क्या होता है? ये लोग एक घोषणा कर क्या क्या घोषणा करते हैं कि फ्रांस को रिपब्लिक घोषित किया जाता है, फ्रांस रिपब्लिक। ध्यान रखना है, ये एमसीक्यू है। न्यूली इलेक्टेड का क्या नाम था? 21 सितंबर 1792 को फ्रांस रिपब्लिक एज यू हैव स्टडीड वेयर द हेड इज चूजन, the government is chosen and the head is also elected by the people, and there is no hereditary, कोई हेरिडिटरी मोनार्की नहीं हुआ करता है। लुइस 16 को सेंटेंस्ड यहाँ पे डेथ है। लुइस 16 जो राजा था उसका क्या एक अंत आ जाता है, सेंटेंस्ड
डेथ, मतलब इसको क्या होता है, इसको मृत्यु की सजा दे दी जाती है। और डेट याद रखना, और ये डेट कौन है, 21 जनवरी 1793। 21 जनवरी 1973 को ही वॉज एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड मतलब उसको मौत की सजा दी जाती है, इसको गिलेटिन कर दिया जाता है। अब ये गिलेटिन क्या था, वन मिनट, स्पेलिंग इज रॉन्ग। गिलेटिन कर दिया जाता है, वहां प्लेस था, किस जगह पे, प्लेस डीला कॉन्कर्ड, इसको भी हम लिख देते हैं। ये एमसीक्यू हो गया। 21 जनवरी ये भी हो गया एमसीक्यू। किंग, उसकी वाइफ के साथ भी यही होता है, सी गॉट द सेम फेट, मतलब उसका भी भाग्य वही था, उसको गिलेटिन कर दिया जाता है। गिलेटिन के बारे में बताते हैं। गिलेटिन क्या होता था, लाइक दिस टू पोल्स आर देयर, ऑन दिस टू पोल्स वन ब्लेड इज देयर। कभी कभी बकरों को काटने के लिए रख दिया जाता है, एक वेदी पे बकरे का सिर रख दिया जाता है, ऊपर से तलवार गिरता है, एकदम सेम था। जिसको जिसको एग्जीक्यूट करना है, जिसको मौत की सजा देनी है, इसके बीच में रख दिया गया गर्दन, और ये ब्लेड को ऊपर से गिरा दिया जाता था, उसके गर्दन कट के अलग हो जाता था। तो ये गिलेटिन हो गया। तो तुम लोग इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये तो जरूरत नहीं है। गिलेटिन इज अ डिवाइस, पहला तो गिलेटिन जान लो। गिलेटिन इज अ डिवाइस, इट वाज इन्वेंटेड बाय द वन साइंटिस्ट, हिज नेम वाज द सर्ज गिलेटिन। और ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद तब हम आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और है, आगे बढ़ने के पहले बता दें कि फ्रांस में लुइस 16 को जो क्या था, सेंटेंस्ड, ये स्पेलिंग गलत है, सेंटेंस्ड, सेंटेंस टू डेथ मीन्स मौत की सजा मिलती है। और इसके अगेंस्ट ट्रीजन का मतलब देशद्रोह का आरोप लगता है कि इसने देशद्रोह किया था, अगेंस्ट द कंट्री इट हैड टेकन द डिसीजन। तो ये पार्ट यहाँ पे खत्म होता है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। ये सही से था नहीं, इसलिए हम इसको फिर से कर दिए है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, रेन ऑफ टेरर, आतंक का साम्राज्य। किसका साम्राज्य था, इसको ध्यान रखना है, किसके साम्राज्य को, तो ये था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। इसी का जो एक वर्ष 1993 टू 1994 का पीरियड जो होता है, इसको बोला जाता है रेन ऑफ टेरर। इस रेन ऑफ टेरर में क्या क्या होता है, जो ये तो हम तो लिख दिए, सिर्फ कंट्रोल एंड पनिशमेंट, सिर्फ कंट्रोल एंड पनिशमेंट मतलब क्या, उसके अगेंस्ट जो भी जाएगा। सबसे पहले तो इसका निशाना कौन बनेगा, तुम लोग खुद सोचो। निशाना बनेंगे जो क्लर्जी ऑफ नोबिलिटी के मेंबर हैं, जो जिसको वो एनिमी समझा। इसमें आते हैं जो एक्स नोबल्स आ गए, क्लर्जी मेंबर्स आ गए, और मेंबर्स आएंगे। मेंबर्स हम नहीं लिख रहे हैं, अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स आएंगे, एंड द मेंबर्स फ्रॉम हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विथ हिम। जो भी एवरीवन वाज हिज एनिमी, दिस वर तो ट्रेडिशनल एनिमी, ये तो ट्रेडिशनल था। अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स थे, अपनी ही पार्टी के, ऑन पार्टी के मेंबर्स, जो कि उसके अगेंस्ट नहीं बोलो, उसको राय दिया करते थे, सजेशन दिया करते थे, उसके पॉलिसी से एग्री नहीं करते थे। दे वर ट्राइड इन ए कोर्ट एंड व्हेन दे वर फाउंड गिल्टी, गिल्टी अगर दोषी पाया गया तो उसको गिलेटिन कर दिया जाएगा। और जैसा कि हम बताए थे, गिलेटिन एक डिवाइस था। टू पोल्स, बिटवीन टू पोल्स देयर वाज अ ब्लेड बाय व्हिच द पर्सन वाज बिहेडेड। और रॉबेस्पियर का पॉलिसी जो था, गवर्नमेंट लॉज एक मैक्सिमिलियन सीलिंग ऑन द वेज पे भी सीलिंग कर दिया। यहाँ एक चीज आ जाएगा कि हु वेयर, यहाँ पे ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। Whom did Robespierre executed? The ex-nobles, clergy members, opposition party members, on party who did not agree with his methods were. अब ये मैक्सिमिलियन करता क्या है, रॉबेस्पियर की सूट करता है मैक्सिमम सीलिंग ऑन द वेजेज। मैक्सिमम सीलिंग मतलब प्रतिबंध हो जाता है, मतलब वेज का एक, इस पे क्या कर दिया, ऑन वेजेज एंड प्राइसेस दोनों,
इसका मतलब क्या है, एक सीमा तय कर दी कि वेज इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता है, प्राइसेस इससे अधिक नहीं बढ़ सकते हैं, लोगों को राशनिंग पे, मीट पे और अदर जो हाई प्राइस की चीजें थी उन पे सब पे सीलिंग कर दिया गया। और उसने क्या किया कि लोगों को मना कर दिया गया व्हाइट व्हाइट फ्लावर, मतलब सफेद आटा था उस पे हो गया, इस पे ये बैन लगा दिया कि ये नहीं बिकेगा, सब चीज की राशनिंग कर दी गई। किसानों को और जितने भी पीजेंट्स थे, जितने भी ट्रेडर्स थे, उनको दूसरे जगह पे एक्सपोर्ट करने का उस पे उसको लिमिटेशन लगा दिया गया। अब एक हो जाता है पे व्हीट व्हाइट फ्लावर, जो ये एक्सपेंसिव हुआ करता था, ये अब नहीं चलेगा, इसकी जगह पे होल व्हीट फ्लावर चला, जिसको बोलते थे पेन डिगालाइट। ध्यान रखना इस वर्ड को, पेन डिगालाइट। इसको इक्वालिटी ब्रेड बोलते हैं, मतलब सबके लिए एक जैसा आटा चलेगा। ये सारे मेथड्स उसने किया और सबको बहुत क्या बोलते हैं, बहुत को ये स्ट्रिक्टली उसने पॉलिसीज को ये लागू किया। और इतना, और इसके अलावा भी बहुत सारा परंपरा पर पहले लोगों को बोला जाता था मॉन्सियर, मेल को बोला जाता था मॉन्सियर एंड मैडमे। इसकी जगह पे उसने दो वर्ड लाए, सिटोयन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिटोयन एंड सिटोइनी, मतलब सिटीजन, मेल और फीमेल सिटीजन। मेल सिटीजन को कहा गया सिटोयन, पहले मॉन्सियर होता था जिसको बोलते थे सर, मैडम है मीन्स मैडम, मैम भी बोलते हैं हम लोग मैडम, अब इसको बदल दिया गया। इसने अपनी नीतियों को, पॉलिसीज को इतनी सख्ती से लागू किया, इतनी स्ट्रिक्टली लागू किया कि लोग इससे परेशान हो गए। लास्टली उस पे ही वाज ट्राइड इनटू अ कोर्ट, उसको ट्राई किया, उस पे केस चला और लास्टली जुलाई 1794 को he got the same fate, he was executed। क्या executed, जो दूसरों के साथ किया, जैसी करनी वैसी करनी हम लोग बोलते हैं, तो तुम्हारी भी वही होगी, इसको भी गिलेटिन कर दिया गया, बस इतना हम लिख रहे हैं। तो ये इतना पार्ट फिनिश होता है, रॉबस्पियर का पॉलिसी है। और इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम देख लेते हैं इसमें और कोई क्वेश्चन होता है। ये पार्ट एमसीक्यू हो जाएगा, बच्चों लोग तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम आगे बढ़ते हैं। देखो एक नया टॉपिक आता है जिसका नाम है डायरेक्टरी रूल्स द फ्रांस, मतलब एक डायरेक्टरी रूल करता है फ्रांस को। अब यहाँ से परिस्थितियां बदल जाती है, द कंडीशंस आर एब्सोल्युटली चेंज हियर। और ये फॉल जैकोबिन गवर्नमेंट, मैक्सिमिलियन का जाना और जैकोबिन गवर्नमेंट का गिरना। इसके बाद किसको होता है, रिच वेल्थियर क्लास, जो मिडिल में रिच वेल्थियर क्लास थे, इनको मौका मिला। और ये क्या किए ट्राई किए कि इस पूरे शासन को अपने कंट्रोल में लेने का, और ये सीज कर लिए पावर को। और ये सीज करने के बाद पावर क्या हुआ कि ये लोग नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किए। और इनका क्या करना था, दे वर सेइंग द पावर शुड नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड इन वन हैंड लाइक द मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, किसी एक हाथ में ये कॉन्सेंट्रेट नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैक्सिमिलियन रॉबर्ट का था, निरंकुश हो जाता। तो इन्होंने एक डायरेक्टरी बनाई, और डायरेक्टरी वाज ए बॉडी ऑफ 5 मेंबर्स। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, ये एमसीक्यू है। डायरेक्टरी वाज कंसिस्टिंग ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स, 5 मेंबर्स। लेकिन ये डायरेक्टरी के मेंबर्स जो थे, ये ऑफन क्या, अक्सर क्या करते थे, वो लेजिस्लेटिव से लड़ जाया करते थे। और देन लेजिस्लेटिव क्या करता था, साउथ टू सीज देयर पावर। सीज को करने की जगह पे उनको क्या कर देते हैं, उनको डिसमिस कर दिया करता था पावर से। पांचों डायरेक्टरी में जितने मेंबर, चलो हटा दो। अब इनके पास पावर आ गई, पावर सबसे सहन नहीं होता, जिसको भी देखो पावर सत्ता के नशे में चूर होता है। ये डायरेक्टरी भी 5 मेंबर्स सत्ता के नशे में चूर हो जाते थे ना, और ऑटोक्रेटिक हो जाते थे। अगेंस्ट जिन्होंने बनाया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, लेजिस्लेटिव ही इन लोगों को लेजिस्लेटिव के अगेंस्ट में जाने लगते थे। अब लेजिस्लेटिव के बाद, तो लेजिस्लेटिव आज भी हम लोग जानते हैं, इंडिया में लेजिस्लेटिव में अबाउट 790 मेंबर्स हैं, 545 मेंबर्स लोकसभा, 245
अब इनके पास तुम क्या करोगे, 5 मेंबर तुम लोग मिलकर क्या करोगे, तुम लोग को हम लोग जमीन से आसमान पे गिरा देंगे। और यही पॉलिटिकल, अब यहाँ तो क्या हुआ, अक्सर डायरेक्टली चले जा रहे हैं, इनकी पावर छीन ली जा रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जा रही है, मतलब अस्थिरता का वातावरण। क्या होगा फ्रांस का, यही लोगों का सोचना था कि फ्रांस का अब क्या होगा इस कंडीशन में, कोई परमानेंट शासन नहीं है, कोई परमानेंट गवर्नमेंट नहीं है, और यही लाता है एक ऑटोक्रेटिक पर्सन का जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। बोलते हैं एडवेंट ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का इसके राजनीति में, पॉलिटिक्स में आया, और इसके बाद से क्या होता है, 1799 का ईयर आता है, फ्रांस में पावर किसके हाथ में चला जाता है, एक ऑटोक्रेटिक पर्सन के हाथ में चला जाता है। और जितना भी गवर्नमेंट में फ्रीडम, इक्वालिटी, जो कि हम पिछले वाले लास्ट लाइन हम देख रहे थे कि उसमें माइका आवाज चला गया था, तो वहां पे था कि राइट टू फ्रीडम था, राइट टू स्पीच था, राइट टू ओपिनियन, हम अभी बोल दे रहे हैं, वो लास्ट पार्ट में वही था कि अब इसको करते करते मेरा माइक ऑफ हो गया था, तो उसमें था कि राइट टू फ्रीडम था, राइट टू ओपिनियन था, राइट टू स्पीच था, एंड राइट टू, ये वर्ड भी आता है राइट टू लाइफ था, ये सारा का सारा उसमें था। ये खत्म हो जाता है, ये पार्ट का बच्चों तुम लोग ले लो स्क्रीनशॉट, तब हम आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक आता है, डिड वुमेन हैव ए रिवॉल्यूशन? यस, वुमेन आल्सो डिड द रिवॉल्यूशन, बिकॉज ये लोग दे हैड टेकन पार्ट इन द रिवॉल्यूशन इन द होप कि दे विल आल्सो बी हर्ड, देयर राइट्स विल आल्सो बी गारंटीड। उन लोग पहला राइट तो मांग रही थी जिसको बोलते हैं हम लोग वोटिंग राइट, फ्रेंचाइज, एक वर्ड आता है फ्रेंचाइज, वोटिंग राइट। इन लोग इसी आशा में थे कि हमने हिस्सा लिया तो हमें तो जरूर मिलना चाहिए। तब इसमें क्या होता है कि इन लोग में से मैक्सिमम विमेन क्या थी, कोई सी मिस्ट्रेसेस थी, सी मिस्ट्रेसेस और लॉन्ड्रेसेस, सी मिस्ट्रेसेस और लॉन्ड्रेसेस। लॉन्ड्रेसेस ये होते थे जो लॉन्ड्री, आधुनिक धोबी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ड्री, लॉन्ड्री, वहां पे कपड़े धोने या आयरन करने का काम करती थी। सोल्ड फ्लावर्स, फ्लावर्स बेचा करती थी। ये लोग और भी काम करती थी, जैसे कि डोमेस्टिक सर्वेंट, मेड, डोमेस्टिक सर्वेंट का काम करती थी। और ये लोग शुरू से मांग, और फ्रॉम द अर्लीस्ट पार्ट, शुरुआती पार्ट से, विमेन हैड नॉट द एक्सेस टू एजुकेशन, मतलब एजुकेशन तक पहुंच नहीं था। आज भी तुम लोग देख रहे हो कि आज लड़कियों को शिक्षा की आजादी मिली है, लेकिन उस समय इवन देखो कहाँ का कंडीशन है, फ्रांस का कंडीशन है ये। फ्रांस में विमेन को एजुकेशन नहीं मिला करता था। किसको एजुकेशन? हु वर गेटिंग द एजुकेशन? फ्रॉम द क्लर्जी एंड नोबिलिटी क्लास। और कंडीशन क्या था? दे वर गिवन द एजुकेशन ऑन द कंडीशन, एक शर्त रहता था कि आफ्टर द मैरिज दे विल बी मैरिड। तो ये तो औरतों की कंडीशन थी। वर्किंग विमेन जो थी, वर्किंग विमेन जितने भी थे, औरतें जो काम करने वाली थी, जो मजदूरी करेंगी, इस टाइप के काम करेंगी, उन्हें तो कुछ राइट था ही नहीं। वो लोग काम करती थी, हैड ऑल्सो, उन लोग को काम करने के अलावा टेक केयर ऑफ फैमिली था, हम नहीं लिख रहे हैं, टेक केयर ऑफ द फैमिली, घर की देखभाल करना है, फेच वाटर, पानी लाना है, क्यू अप फॉर द ब्रेड, ब्रेड के लिए लाइन लगाना है। ये सारे काम करने के बावजूद उन लोगों को कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। और अपने इन लोग भी ने क्या किया कि अपने अधिकारों को पाने के लिए उन लोग खुद के पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, और उन्होंने न्यूज़पेपर, सोचो उस जमाने में औरतों ने, फीमेल्स ने अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, और न्यूज़पेपर में लगातार यही सारी बातें होती थी। और सोसाइटी, और इसमें दो नाम आते हैं कि एक सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन, सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी, वन मिनट, उसी समय से लोग डिमांड कर रही थी इसका, फ्रेंचाइज का, वोटिंग राइट। इसके अलावा, वोटिंग राइट के अलावा, दे ऑल्सो वांटेड फॉर द इलेक्शन, टेकिंग पार्ट इन द इलेक्शन, की अगर हम लोग इलेक्शन में लेंगे हिस्सा, वी विल ऑल्सो बी लाइक द इन आवर कंट्री द एमएलए एमपी आर इलेक्टेड, दे ऑल्सो वांटेड टू बी इलेक्टेड। ये लोग भी एमपी एमएलए की जैसा इलेक्ट होना चाहती थी। होल्ड ऑफिसेज,
यू क्यों ऐसा करना चाहती थी? इसलिए इन लोग का कहना था, इसके पीछे एक वजह था, देयर वाज ए रीजन आफ्टर इट कि इफ वी विल बी इलेक्टेड, वी विल गेट द पावर, वी विल होल्ड ऑफिसेज, वी विल गेट द पावर, देन वी कैन वॉइस रेज आवर वॉइस, हम लोग अपना आवाज उठा सकेंगे, अपनी मांगों को पूरा करवा पाएंगे। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, तब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तुम्हारे बुक में दिया कि अर्ली ईयर्स में विमेन को रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो बना था नया, उसने विमेन को कुछ राइट दिया, और उस राइट्स में क्या गया किया, स्टेट ऑन्ड स्कूल, मतलब सरकार के द्वारा स्कूल चलाए गए जिसमें फीमेल्स को दे हैड गॉट द राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन के अलावा क्या हुआ कि उन्हें मैरिज, नाउ दे वर नॉट फोर्स टू मैरी ऑन द विल ऑफ देयर पेरेंट्स, देयर पेरेंट्स में ये भी आ जाएंगे, ब्रदर्स भी आ जाएंगे, एल्डर ब्रदर्स एक्सेट्रा, एंड नाउ कोई भी फोर्स नहीं कर सकता था उन्हें शादी के लिए। और डाइवोर्स को लीगल बना दिया गया, और डाइवोर्स कौन अप्लाई करता था? बोथ मेल कुड आल्सो अप्लाई, अगर हमको डाइवोर्स चाहिए तो मेल अगर चाहता है उसको भी मिलेगा, फीमेल चाहिए तो उसको भी मिलेगा। ये बहुत सारी बातें, सिर्फ आप लोगों को हिस्ट्री जानना है, स्टोरी जानना है कि फीमेल ने क्या क्या किया, तो इसमें डाइवोर्स लीगल बना दिया गया। उसके बाद क्या किया जाता है कि अब वीमेन को जॉब के लिए ट्रेनिंग मिलने लगी, वो लोग भी काम करने का परमिशन मिलने लगा, और वो भी आर्टिस्ट बन सकती थी, स्मॉल बिजनेस चला सकती थी। इसके आगे की कहानी होती है कि इन लोग तो, जो रॉबेस्पियर का जैकोबिन गवर्नमेंट था उसी के समय से ये लोग चला रही थी, तो इन्हें कुछ वोटिंग राइट तो नहीं दिया गया, कुछ अधिकार दिए गए। और विमेन ने क्या किया, इसमें टेरर में लॉज इनके फेवर में बनाए गए, और वोटिंग राइट का और इक्वल वेजेस का इन लोग का चलता रहा, और ये लोग लड़ती रही विमेन को, तो भी उन लोगों को ये वोटिंग राइट नहीं मिला। एक ईयर आता है बाद में, हम लोग जानेंगे कि फ्रांस में 1946 विमेन गॉट द वोटिंग राइट, और इतना मूवमेंट किया इन्होंने, अपना पॉलिटिकल क्लब बनाया, उसमें एक नाम आता है, एक लेडी, एक फीमेल का नाम आता है ओलिम्पी डी गॉग। इन्होंने सारा, सबसे ज्यादा अगर लीडरशिप था तो इन्हीं का था, और इनको एग्जीक्यूट किया गया। ये तुम लोग के बुक में एक केस स्टडी है इनके बारे में, तो ओलिम्पी डी गॉग को लास्ट में एग्जीक्यूट कर दिया गया, उनको, उसको भी गिलेटिन कर दिया गया। तब यहाँ तक की कहानी खत्म होती है। ये जरूरी नहीं है कि इसका स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा थोड़ा है बुक में, इसका आंसर हम वहां बता देंगे, तुम लोगों को क्वेश्चन दे देंगे। तब अगले नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग बढ़ते हैं। चलो, ये टॉपिक आता है एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी होता है दास प्रथा, मतलब गुलाम रखने का। अब यहाँ पहले क्या आता है इस सेंचुरी में, कैरेबियन, जो आज हम लोग वेस्ट इंडीज जानते हैं, कैरेबियन की कॉलोनी थे जिसमें कुछ नेम है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन अर्लियर कि कैरेबियन में 3 प्लेसेस थे, मार्टिनिक, गुडालपो एंड गुडालोप, नॉट गुडालोप, गुडालपो, गुडालोप एंड सैन डोमिंगो। ये एमसीक्यू हो जाता है। ये क्या थे? सप्लायर्स थे टोबैको के, इंडिगो के, शुगर एंड कॉफी के, और इससे बहुत आमदनी होती थी। और 17th सेंचुरी की जब बात करते हैं तो उस समय क्या होता था, स्लैब ट्रेडिंग शुरू होता है। स्लैब ट्रेड 17th सेंचुरी, यहाँ ध्यान रखना है कि 17th सेंचुरी, ये भी आ जाता है एमसीक्यू। सेंचुरी ट्रायंगुलर इसको बोलते हैं, ट्रायंगुलर स्लैब ट्रेड, मतलब कि गुलामों का व्यापार। और ये किन 3 कॉन्टिनेंट के बीच में है? अफ्रीका, यूरोप एंड अमेरिका। ये बॉर्डेक्स और नेंटिस 2 प्लेसेज है जहां से इन्हें, गुलामों को पकड़ा जाता था, 3 मंथ के लॉन्ग वॉयजेस पे ले जाया जाता था। ये भी, ये मैप क्वेश्चन है, इसको ब्लू पेन से कर दे रहे हैं, मैथ में आएगा, तुम्हारे मैथ में दिया हुआ है। बॉर्डिक्स एंड नेंटिस जो होता था, और यहाँ पे यहाँ क्या 3 मंथ का लॉन्ग वॉयज होता था, वो कहाँ से 3 मंथ का लॉन्ग वॉयज होता था? 3 मंथ्स लॉन्ग वॉयज, वॉयज मीन्स हो जाता है यात्रा। ये टाइटली पैक्ड कंटेनर में, एकदम बंद कंटेनर में रखा जाता था। ये अटलांटिक ओशन तुम लोग जान रहे हो,
और ये अटलांटिक से लेके चला जाता था कैरेबियन, जो नाम यहाँ पहले है अटलांटिक टू कैरेबियन, यहाँ पे इनको अपने मन से लगा दिया जाता था गुलामों को। और ये लोग क्या बोलते हैं, बिना पैसों के गुलाम की खरीद बिक्री होती थी। एक बड़ा प्लेटफॉर्म पे लोग चढ़ गए, गुलाम गुलाम खरीदो, गुलाम खरीदो, कितने में गुलाम, इस गुलाम की ये क्वालिटी है, इस गुलाम की ये क्वालिटी है, और क्या क्या थे आइटम्स तो पहले ही बता चुके हैं, टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी का। तो बच्चों इसका भी तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्या होता है इसके बारे में, यहाँ असेंबली में इसमें डिस्कशन होता है अगेंस्ट द स्लैब। लास्टली 1794 में कन्वेंशन इसके बारे में डिसाइड करता है कि स्लैवरी का जहाँ जहाँ फ्रेंच कॉलोनी है वहां से इसको एंड करना है। और लास्टली 1848 में एक निग्रो नाम आता है, निग्रो अफ्रीकन निग्रो थे, और 1848 का ईयर आता है, ये पूरा का पूरा इसका खत्म हो जाता है। स्लैब स्लैब स्लैवरी को एबोलिस्ट, क्वेश्चन पूछा जाएगा एमसीक्यू में तुम लोगों से, इन विच ईयर द स्लैवरी वाज एबोलिस्ट। ये हो गया। अब हम लोग का लास्ट पार्ट आता है जिसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको लेते हुए। टॉपिक आता है रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे, मतलब क्रांति और रोजाना का जीवन। तो क्या क्वेश्चन पूछा था कि कैन पॉलिटिक्स चेंज द लाइफ ऑफ द लाइफ एंड लैंग्वेज द पीपल स्पीक, बुक्स दे रीड। तो 1789 के बाद यही सब हुआ। हम लोग सारे कुछ पढ़े थे, फ्रांस में तो आजादी हो गई थी, फ्रांस डेमोक्रेसी हो गया था। आजादी किससे आजादी हुई थी? आजादी हुई थी मोनार्की से आजादी हुई थी। लोगों को बहुत से राइट मिले, जैसे कि पहले भी लिख चुके हैं, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू ओपिनियन, अगेन रिपीटिंग, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू ओपिनियन, राइट टू लाइफ एक्सेट्रा किए गए। लोगों का पूरा लाइफ चेंज हो गया। लोगों का जीवन स्तर पूरा, जो पहले सेंसरशिप था सेंसरशिप हटा दिया गया। बहुत सारी चीजों पर सेंसरशिप था, बैन पब्लिशिंग एनीथिंग। द मार्केट वाज फ्लडेड विद मेनी काइंड ऑफ बुक्स, बहुत सारे बुक्स, हम सारे रेड पेन से लिख दिए हैं। फ्लडेड विद मेनी काइंड्स ऑफ बुक्स, पैम्पलेट्स एक्सेट्रा, न्यूज़पेपर, सारे कुछ आना शुरू हो गए। लोगों का जीवन परिवर्तित हो गया, लोगों को राइट्स मिले, लोगों को वोटिंग राइट तो पहले ही मिल चुका था। 3 प्रिंसिपल शुरुआत में ही हम बोले थे। फ्रांस का जो स्लोगन था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, आगे जाके 10 क्लास में पढ़ोगे तो वो लोग देखेंगे वहां एक झंडा बना फ्रांस का जिसमें 3 कलर थे, ट्राई कलर था, जो ये ब्लू कलर था, ये व्हाइट कलर था और ये रेड कलर था। और ब्लू कलर लिबर्टी दिखाता था, ये इक्वालिटी दिखाता था, ये फ्रेटर्निटी, फ्रांस हम लिखते हैं फ्रेटर्निटी। ये फ्रांस में पूरी डेमोक्रेसी आ गई, पूरी दुनिया के लिए ये इंस्पिरेशन का सोर्स रहा। यहाँ अंत होता है, लेकिन अंत तो किसी चीज का होता नहीं है। अंत यहाँ लास्ट में क्या होता है, कंक्लूजन है। इतना होने के बावजूद 1799 में, हम उसको लास्ट में लिख ही दे रहे हैं कि 1799 में एक पर्सन आता है, हिज नेम वाज नेपोलियन बोनापार्ट। अभी तक जो कंडीशन था, द कंडीशन वाज नॉट प्रॉपरली स्टेबल, तो इस स्टेबल का फायदा उठाते हुए नेपोलियन बोनापार्ट आता है। और आगे जाके पढ़ोगे कि 1799 टू 1815 वो वहां का राज करता है। ही मेड द कॉलोनी इन द, ही हैड द ड्रीम टू कॉन्कर होल द वर्ल्ड। और इसी में आगे बढ़ते हुए वहां पे क्या होता है उसका, 1850 में वॉर ऑफ वाटरलू होता है। कंबाइंड फोर्सेज ऑफ ब्रिटेन, प्रूसिया एंड रसिया इसको हरा देते हैं, और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एंड हो जाता है। बच्चों, आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पूरा का पूरा एजुकेशनिस्ट है, एजुकेशनल वीडियो है। अगर ऐसा पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करना। क्वेश्चंस हम तुम लोगों को नहीं दिए हैं, एक सेपरेट वीडियो बना देंगे 5 से 7 10 मिनट का, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन दे देंगे कौन से इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू हम तुम लोग को पहले ही दे चुके हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देख लेंगे। जितना एक्सप्लेन कर दिए हैं तुम लोग को, उसके बेसिस पे तुम लोग, हम बोलते भी गए हैं, क्वेश्चन का आंसर तुम लोग लिख लोगे। इतना कहते हुए गुड बाय, एंड अगेन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू बच्चों, वी विल मीट अगेन with the civics class.